सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये फिज़िक्स की 6th यूनिट है ग्रेविटेशन। ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो बेटा ग्रेविटेशन के बारे में जो जो भी लॉज उसके रिलेटेड हैं, जो जो भी थ्योरीज हैं, ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इसमें डिडक्शन कुछ नहीं है, जस्ट कैपलर्स के लॉज हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल वो कॉन्सेप्ट डिड्यूस हुए हैं, मीन्स काट दिए गए हैं। बट वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम आगे कुछ करेंगे तो वो हमें पता होने ज़रूरी है। तो ये मान के चलो कि हमने पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, बेशक ठीक है डिलीट हुआ, बट उसको हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो डिलीट हुआ बट हमें वो पता होना ज़रूरी होगा। ठीक है ना, होना चाहिए कि क्यों वो चीज़ें हैं। ठीक है ना, जैसे कैपलर्स के लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, बट वी शुड नो दैट व्हाट आर दीज लॉज। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। तो बच्चे हम देखते हैं कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है इस अर्थ के ऊपर, वो क्या है, कहते हैं अट्रैक्ट होते हैं अर्थ की तरफ। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी चीज़ को जैसे ऊपर को फेंकते हैं तो वापस वो रिटर्न कहाँ पे आएगा, वापस वो अर्थ के ऊपर आएगा। ठीक है, रेनफॉल होता है वो अर्थ के ऊपर होता है, क्योंकि टूवर्ड्स रेन जो अर्थ है, जो रेन है वो टूवर्ड्स अर्थ आती है। ठीक है ना, कहते हैं ऊपर को जाना, जब हिल्स पे हम चढ़ते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है, जब हम उतरते हैं दैट इज़ ईजी फॉर अस। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्टडी की। ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ऑल द बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द मासेस फॉल टुवर्ड्स द अर्थ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो गैलीलियो था जो, ठीक है, गैलीलियो साइंटिस्ट था, उसने मतलब ये देखा कि सारी बॉडीज़ उनके मासेस को छोड़ के, चाहे वो बड़ी बॉडी है चाहे वो बिल्कुल स्मॉल बॉडी है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक आयरन नेल है। ठीक है, आयरन नेल को अगर मैं ऊपर को फेंकती हूँ वो अर्थ की तरफ आएगा, पेपर को फेंकती हूँ तो अर्थ की तरफ जाएगा, पत्थर फेंकती हूँ वो अर्थ की तरफ जाएगा। मीन्स उसके मासेस को छोड़ के, ठीक है, कि मासेस के ऊपर वो चीज़ डिपेंड नहीं है, बल्कि वो क्या है कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, जो भी मैटर है मतलब अर्थ के ऊपर, वो अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इस डेमोस्ट्रेशन मतलब उसने अपनी डेमोस्ट्रेशन में ही अलाउ ऑल द बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट एंड फाउंड दैट ईच बॉडी रीचेज द अर्थ इन द सेम टाइम। तो उसने क्या किया, ऐसे उसने डेमोस्ट्रेशन की, उसने अलग अलग मास की बॉडी को फेंका। ठीक है, और देखा कि सभी क्या है, अर्थ की तरफ जा रही है इन द सेम टाइम। दैट इज ईच बॉडी इज एक्सेलेटेड इक्वली टूवर्ड्स द अर्थ। सभी बॉडी क्या है, इक्वली एक्सेलेट हो रही है टूवर्ड्स द अर्थ। मीन्स सभी बॉडी अर्थ की तरफ ही जाएंगी, चाहे वो उसने पेपर फेंका, चाहे उसने पत्थर फेंका, चाहे कोई भी उसने चीज़ फेंक के देखी, सभी क्या है टूवर्ड्स अर्थ ही जा रही थी। ठीक है ना, तो उसने देखा द वैल्यू ऑफ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्टेन्ड बाय द गैलीलियो इज क्लोज टू द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑब्टेन्ड लेटर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैलीलियो अ नोबलमैन कॉल्ड टाइको ब्राहे from Denmark spent his entire life in recording the observation of the planet with the naked eyes। तो क्या किया, कहते हैं जब गैलीलियो के टाइम पे एक मैन था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, टाइको ब्राहे। ठीक है ना, जो डेनमार्क में उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया, वो क्या करता था, प्लैनेट्स की मतलब प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करता था विद नेक्ड आइज। ठीक है ना, तो उसकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड में रखते हुए या उसके डाटा को एनालाइज करते हुए, कैपलर थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने टाइको ब्राहे की मतलब जो थ्योरी थी, जो उनकी एनालिसिस, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की उसकी एनालिसिस की इन्होंने, कैपलर ने। ठीक है, और इन्होंने उस प्लानिटरी मोशन के ऊपर 3 लॉज बना दी। ठीक है बेटा, कि प्लानिटरी मोशन है जो, ठीक है, प्लैनेट्स का मोशन है, उसको मतलब जो साइंटिस्ट थे, एक नोबल मैन थे, उनकी मतलब थ्योरी को एनालाइज करते हुए, इन्होंने एनालिसिस करते हुए उनको, ठीक है, 3 लॉज बना दिए। ठीक है, नोइंग दीज लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन न्यूटन प्रपोज। तो इन 3 लॉज के ऊपर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ बना दिया, मीन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, विच वॉज प्रपोज लेटर। ठीक है ना, ऑन ऑफ अ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस, जिसको मतलब उस उन्होंने मतलब ये प्लानिटरी मोशन के बाद क्या किया, प्रपोज किया, मीन्स उसको क्या किया, मतलब देखा है ना कि अपना उन्होंने लॉ बताया कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या है। ठीक है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए, प्लानिटरी मोशन के ऊपर थ्योरीज दी, कॉपरनिकस थे, ठीक है ना, आर्यभट्टा थे, आर्यभट्टा इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑल्सो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। ठीक है ना,
तो वो उन्होंने सभी ने क्या किया, अपने अपनी मतलब जो थ्योरीज दी कि सोलर इक्लिप्स कैसे होते हैं, मून इक्लिप्स कैसे फॉर्मेशन होती है, अर्थ जो डे नाइट है वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो कोपरनिकस ने सिंपली थ्योरी दी कि जो अर्थ है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन। तो उसकी मतलब वजह से जो सन जो डे नाइट है वो चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स आए जिन्होंने मतलब ये थ्योरी दी। तो हम अब पढ़ेंगे कैपलर्स के लॉ क्या थे, ठीक है ना। तो कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो उसके 3 लॉ थे। कहते हैं कैपलर्स कैरिड आउट द एनालिसिस ऑफ द होल एस्ट्रोनॉमिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरनिकस थ्योरी। कॉपरनिकस ने ये बताया था कि जो सोलर इक्लिप्स है, मून इक्लिप्स मीन्स जैसे कहते हैं ना ग्रहण लगता है चंद्रमा को, और हाफ मून हो गया, फुल मून डे है, ठीक है ना। तो वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि जो इन सारी चीज़ों का जैसे मून है, ठीक है ना, तो यूनिवर्स का जो सेंटर है उन्होंने अर्थ को माना था, ठीक है ना। तो ऐसे उन्होंने थ्योरी मतलब दी कि जो अर्थ है वो उसकी रोटेशन की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, डे नाइट फॉर्मेशन होती है, सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है ना, मून इक्लिप्स होता है। तो ये उसकी अर्थ की रोटेशन की वजह से है, जो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और अराउंड द सन भी क्या है, रोटेट करती है, ठीक है ना। As a result of his investigation, he formed the following 3 laws of planetary motion. तो उनकी जो 3 लॉज थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरनिकस थ्योरी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का क्या मतलब है कि जो प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है ना, उनकी एक फिक्स ऑर्बिट है, उसके ऊपर मतलब इनका लॉ था। जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कहते हैं, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स वो बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक है ना। जो मतलब पाथ वो फॉलो करते हैं रेवोल्यूशन के लिए, जिस पाथ पे वो घूमते हैं, वो पूरा क्या है, पूरा राउंड नहीं है, बट क्या है, एक इलिप्टिकल फॉर्म में है, ठीक है ना। जैसे हम ओवल शेप भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। इलिप्टिकल फॉर्म होता है, जैसे फुल राउंड नहीं है, थोड़ा सा मतलब जैसे बेंड हुआ, ठीक है ना। द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकाई ऑफ द एलिप्स। मतलब जो सन है, ठीक है ना, वो एक फोकाई पे है। फोकस होता है ना, जैसे हम लेंस में करते हैं, तो लेंस का जो फोकस होता है, ठीक है, एक तो होता है, सपोज मेरे पास ये लेंस है, लेंस का एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के सेंटर में क्या होता है, फोकस। तो कहते हैं जो मतलब प्लैनेट्स, ठीक है, सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है, तो सन उनके फोकस में होता है, ठीक है। द इलिप्टिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज हाउएवर वेरी स्लाइट एंड द ऑर्बिट मे बी टेकन एज नियरली सर्कुलर। तो जो उसकी इलिप्टिसिटी है, मतलब जो इलिप्टिकल हमने ऑर्बिट देखा है, कहते हैं वो नियरली इक्वल टू किसके है, स्लाइटली मतलब इक्वल टू सर्कुलर ही है। तो बिल्कुल ही स्मॉल हम पोर्शन कह सकते हैं कि बिल्कुल ही वो थोड़ा सा इलिप्टिकल है, बट हम उसको मान के क्या चलते हैं, एज ए सर्कुलर। हम यही कहते हैं ना कि सर्कुलर मोशन में क्या है, वो प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बट उनकी एक्चुअल पाथ कौन सी है, इलिप्टिकल है, बहुत ही मतलब मान के वेरी स्लाइटली इलिप्टिकल है, इसीलिए हम उनको सर्कुलर ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। कैपलर्स फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो फर्स्ट लॉ कौन सा हो गया, ऑर्बिट की। कौन सा उसने बताया पाथ की, वो ऑर्बिट पाथ जो है उनका, जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, इलिप्टिकल है, ठीक है ना। इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बच्चे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था हमने, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ी थी, ठीक है ना। कूलम्स फोर्सेस हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। जो हमने चार्जेस के बीच में फोर्सेस लगती हैं, ठीक है ना, कूलम्स लॉ देखा था। तो उसमें जो हमारे पास दो मासेस या दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। जो फोर्सेस उनके बीच में लगती हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सपोज ये है मेरे पास जो मतलब फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो मतलब फोर्स है जो किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बोलते हैं हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा।
तो ये क्या है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो द क्लोजेस्ट पॉइंट इज़ पी, ठीक है। तो हमने क्या लिया, कोई भी पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया पी, दैट इज कॉल्ड पेरीहिलियन, एंड द फारदेस्ट पॉइंट ए इज कॉल्ड एपीलियन, ठीक है ना। दो पॉइंट्स ले लिए हमने, सपोज हमने सन एज अ फोकाई ले लिया, ठीक है ना। तो उसके जो पास वाला पॉइंट पी, उसको हमने पेरीहिलियन लिया, मतलब पी ले लिया, और जो सन के दूर है उसको हमने क्या लिया, एपीलियन लिया, ठीक है ना। तो ये पेरीलियन क्या होता है, ये बेटा एक पॉइंट होता है जो अर्थ के नियरेस्ट, मतलब पॉइंट है अर्थ का, ठीक है ना, दैट इज़ नियरर टू द सन, ठीक है ना। ये दिखाया भी हुआ है जो सन के क्या होता है, नियर होता है। और जो हमारे पास बच्चे एपीलियन है, वो क्या होता है, वो पॉइंट है अर्थ के ऑर्बिट का जो क्या होता है, फारदेस्ट अवे होता है सन से, मतलब दूर होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या, एंड द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन पी ए इज़ द सेंटर ऑफ द लिप्स। तो हमने जो ये लिप्स है उसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने सेंटर ले लिया, ठीक है ना। जो इसकी लेंथ है ओ पी की एंड ओ ए की, वो क्या है, इक्वल है, जिसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो एलिप्टिकल अगर ऑर्बिट है, ठीक है, तो उनके पॉइंट्स हैं जी, अगर उसको हम फोकस पे मान के चले सन को। बट कहते अगर हम इसको सर्कुलर मान के चले कि ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर है, तो बच्चे जो हमारे पास ये दो सेमी मेजर एक्सिस है, ये रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, ये रेडियस होता है ना, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि ये दोनों हमारे पास जो ये सेमी मेजर एक्सिस हैं, अगर हम इस पाथ को क्या सर्कुलर मान के चले, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो फॉर अ सर्कल द टू फोकाई ऑफ द लिप्स मर्जेस इनटू वन, तो दोनों फोकस क्या हो जाएंगे, एक बन जाएंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या कर देंगे, एज अ सर्कुलर मान के चलेंगे, तो फोकस तो नहीं रहेंगे, ओनली सेंटर होगा, ठीक है। एंड जो सेमी मेजर एक्सिस है वो क्या बन जाएंगी, रेडियस बन जाएंगी सर्कल की, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कैप लॉज, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपलर का फर्स्ट लॉ, और जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। सेकेंड है बच्चे कैपलर सेकेंड लॉ, क्या है, लॉ ऑफ एरियाज। एरिया से क्या इंडिकेट होता है कि कितना एरिया स्वाइप कर रहा है, जब वो मतलब जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो वो कितना एरिया स्वाइप करता है, या प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो कितना एरिया स्वाइप करते हैं, ठीक है ना। द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वाइप आउट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। क्या कहता है सेकेंड लॉ, कि जो लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट, तो हम क्या मान के चले थे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है, कि और सन है वो किस किस कहाँ पे है, एज अ फोकस फोकाई पे है, ठीक है ना। तो कहता है कि वो जब भी रिवॉल्व करता है, कोई भी अगर हम दो पॉइंट्स ले लें तो उनका एरिया आएगा, वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, मीन्स वो इक्वल एरिया स्वाइप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। मीन्स जो उसकी एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी में जितना एरिया उसने कवर किया वो क्या रहेगी, कहते हैं कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट इट्स मोशन, ठीक है। To keep the aerial velocity constant, the linear speed of the planets goes on changing. Obviously linear velocity change होएगी, क्योंकि linear velocity as a tangentially move करेगी, tangentially ही act करती है ना, ठीक है ना। The linear speed is more when the planet is close to the sun and less when it away from the sun. Obviously अगर वो P point अगर मीन्स पेरीहिलियन पर होगा, मतलब तो वो सन के क्या होगा, पॉइंट मतलब बिल्कुल नियर होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो लीनियर वेलोसिटी है तो वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जब वो सन के बिल्कुल क्लोज होगा। और जो जब वो सन के मतलब क्या होगा, फार होगा, कौन से पॉइंट पे होगा, एपीलियन पर होगा, तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी व्हेन इट्स अवे फ्रॉम द सन। To understand it, planets move from P1 to P2 और from P3 to P4 in the same time t। तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज प्लानट P1 से P2 तक मूव कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, एक एरिया मतलब यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और एक P3 और P4 तक मूव कर रहा है, एक हमने एरिया यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और टाइम क्या लिया दोनों का सेम। तो कहते हैं इस सिचुएशन में हमारे पास जो एरिया है P1 S P2, ये S क्या है, सन है, ठीक है। तो ये जो एरिया बना वो किसके इक्वल आएगा, P4 S P3 के इक्वल आएगा, ठीक है ना।
सिंस SP1 इज़ ग्रेटर देन SP3, कहते हैं जो SP1 है, ठीक है, मतलब ये हम अगर मान के चले ये वाली हमारे पास जो एज अ हम एक्सिस मान के चले, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेटर है देन SP3, ठीक है ना, और ये भी SP4 ग्रेटर है SP2 से, सॉरी स्मॉल है SP2 से, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम कहते जो हम अगर हम यहाँ पे देखें P1 P2 और P1 P2 क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन P3 P4। ऑब्वियसली अगर ये हमारे पास कहते मतलब इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो जो इसने मतलब आर्क कवर की है, जो एरिया जो इसने कवर किया है वो क्या है, इसका कम है, बट इसका क्या है, ज़्यादा है, P3 P4 का ज़्यादा है ना, और P1 P2 का क्या कम है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि दोनों का टाइम क्या है, सेम है, यहाँ पर भी टाइम टी पे हमने इतना एरिया स्वाइप किया, उसने यहाँ पे भी एरिया सेम स्वाइप किया इन टाइम इंटरवल सेम जो हमने टी मान के चले थे, ठीक है ना। तो दोनों को क्या कर दिया हमने, टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। हेंस P1 P2 बाय टी इज़ अ लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन द पोजीशन P1। तो हमने देखा कि जो P1 P2 बाय टी है, ठीक है ना, अगर पॉइंट हम देखें इनकी लीनियर वेलोसिटी देखें, ठीक है ना, तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करेगी, ठीक है ना। एंड P3 P4 की लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन द पोजीशन P3 होगी, ठीक है, तो किस तरफ को होगी, P3, ठीक है, मतलब जो इस तरफ को मूव करेगा। दस फ्रॉम वन वी नो दैट द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट when closer to the earth is more than the linear speed when away from the earth. Kepler's second law, that is area law of area, we can say is based on the law of conservation of angular momentum. मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है। क्यों, एंगुलर मोमेंटम क्या था कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम किस में होता है, हमेशा सर्कुलर मोशन में होता है ना हमेशा। तो मोमेंटम क्या होता है कि जितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन को बॉडी मूव कर रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी उस डायरेक्शन को ही होगा, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जितनी उस पर ऊपर टॉर्क लग रही है या फोर्स लग रही है, ठीक है ना। तो कहते अगर इसकी बात करें, कैप्लर की सेकंड लॉ की बात करें, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, जब दो फोर्सेस बॉडीज़ के सेंटर में एक्ट करती हूँ, जैसे हम अर्थ है, सन है, ठीक है, उनके बीच अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो उनके सेंटर में हमेशा सेंटर में एक्ट करती है फोर्सेस, उनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है बेटा। एंड द थर्ड लॉ इज़ द लॉ ऑफ पीरियड्स। कैप्लर का थर्ड लॉ क्या था, लॉ ऑफ पीरियड्स, मतलब द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो कैप्लर का थर्ड लॉ था वो पीरियड के ऊपर बेस्ड था, मतलब उसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन कितना जो वो कंप्लीट करता है, ठीक है, टाइम, वो किसके इक्वल है, कहते हैं जो उसका टाइम पीरियड है, जो उसके रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है, उसका स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, ठीक है, प्लैनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट थी उसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल है। मीन्स ये जो ओ ए है या पी ओ है, ये है ना सेमी मेजर एक्सिस, इसके क्यूब के इक्वल है, जितना मतलब इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर है। ये था इसका थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, मतलब कि टी क्या है, जितना टाइम उसने लिया प्लैनेट ने एक राउंड लेने के लिए सन के अराउंड, ठीक है ना, दैट इज टी। एंड आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। Clearly, the planet situated at larger distance from the sun takes longer time to complete the one rotation around the sun. Obviously, तो क्यूब है, मतलब सपोज आप मान के चलो इसको कि रेडियस है, ठीक है ना, तो टाइम पीरियड मतलब जितना रेडियस बड़ा होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब जितनी दूर प्लैनेट होगा सन से उतना ज़्यादा टाइम वो क्या लेगा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो इसकी डिस्कवरी किसने की, न्यूटन ने की। कैसे की, जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, ठीक है, एक एप्पल गिरा तो उसने देखा कि ये एप्पल नीचे कैसे आ गया, ठीक है। तो वो इंस्पायर हो गया ये सोचने के लिए, ठीक है ना, कि ये एप्पल कैसे नीचे गिरा, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि कोई फोर्स तो होगी जिसने एप्पल को क्या कराया, फॉल करवाया, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो इसके बेसिस पे जब मतलब न्यूटन ने क्या किया, डिस्कवरी की किसकी, ग्रेविटेशनल लॉ की, ठीक है ना। तो बाय कंपेयरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विद द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द मून इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, न्यूटन वॉज एबल टू डिड्यूस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो क्या किया उसने, कंपेयर किया, ठीक है, मून को कंपेयर किया उसने, ठीक है ना, कि मून क्या है, अर्थ के एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है ना, जो अर्थ के अराउंड क्या करता है, मूव करता है, ठीक है ना। तो वो क्यों नहीं गिरता, तो उसने देखा कि जो मून है वो भी तो अर्थ के अराउंड क्या है, मतलब सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो वो क्यों नहीं गिरता। तो उसने ये कंपैरिजन करके, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को क्या किया, डिड्यूस किया, ठीक है ना। तो वो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसकी ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं। यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि ये होल यूनिवर्स पे होल्ड गुड होता है, ठीक है ना, होल यूनिवर्स पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो ये ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि जो भी बॉडी है, जो कोई भी बॉडी, ठीक है ना, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो कोई भी दो बॉडीज़ ले लो यूनिवर्स में, ठीक है, कोई भी दो मतलब बॉडीज़ ले लो, कहते जो उनके बीच में फोर्स लग रही है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, ठीक है ना, जो उनके बीच में डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखते हैं कैसे। सपोज कर लो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, ए बॉडी है, बी बॉडी है, ए का मास कितना है m1, बी बॉडी का मास कितना है m2, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, r है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्सेस लगा रही है, ठीक है ना। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रही है, ठीक है ना। तो कहते हैं जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब दोनों मासेस का हम प्रोडक्ट लेंगे, एंड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, ठीक है ना। तो दो जो मासेस के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों को क्या करें, कंबाइन कर दे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पे लगा दे G, तो G क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारे पास आया ये क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो G हमारे पास क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। It was found that value of G is same for all the bodies on earth or in heaven irrespective of the material of which they are made. Hence G is called the universal gravitational constant। तो क्या हुआ, जो बच्चे जो हमारे पास G आया है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की मतलब एज अ यूज़ किया हमने, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। कहते हैं जी हर जगह क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी डिमेंशंस हैं आगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि सपोज कर लो हमने दोनों मासेस यूनिट मास ले ली, यूनिट मास मतलब दोनों के मतलब जो वैल्यूज़ है हमने 1 1 ले ली, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस भी कितना है, 1 है। अगर हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, G के इक्वल आ जाएगी। दस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G मे बी डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो G को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच व्हेन देयर सेंटर आर सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। तो हम जो चीज़ मान के चले हम उसमें ही डेफिनेशन को मतलब उस चीज़ को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने क्या माना कि दोनों मासेस क्या है, यूनिट मासेस है, और उनके बीच में डिस्टेंस भी कितना है, यूनिट है, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है, 1 1। तो अगर डिस्टेंस भी मतलब यूनिट है, ठीक है, मासेस का जो मासेस है तो वो भी क्या है, यूनिट मास है। तो उसकी डेफिनेशन भी क्या हुई कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है G, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो दो बॉडीज़ में दो यूनिट जो मासेस में फोर्स लग रही है, ठीक है ना, व्हेन देयर सेंटर आर सेपरेटेड बाय द यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना।
तो इसकी ऐसे यूनिट क्या बनी, इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ 1 kg ईच एंड 1 मीटर अपार्ट। अगर हम इसको एसआई में देखें तो एसआई में क्या होगा, वेट केजी में होगा, डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में। अगर सीजीएस में देखें तो जो वेट है वो ग्राम में होगा, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना। और इसका अगर डिमेंशनल फार्मूला है, यू ऑलरेडी ड्राइव्ड इट, ठीक है ना, तो डिमेंशनल फार्मूला आप खुद ही ड्राइव करोगे, आपने कर लिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बच्चे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, पहले आप इतना देखो।